अगला है भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया है। अमृतसर आ गया है भीष्म साहनी की विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी है, जो लाहौर से आने वाली ट्रेन में गणित दृश्यों को प्रस्तुत करती है। रेलवे के डिब्बे में ऊपर की वर्त पर कुछ पठान बैठे हैं। नीचे की वर्त पर लेखक, एक मोटा सरदार, एक दुबला पतला हिंदू बाबू और एक बुढ़िया बैठी है जो माला जप रही थी। पठान गाड़ी चलते ही उबला मांस रोटी निकालकर खाने लगते हैं और बाबू से कहते हैं कि वो दाल खाता है इसलिए दुबला पतला है। वह मेरी तरह रोटी मांस खाने से मोटा हो जाएगा। बाबू हंसकर चुप हो जाता है। बीच की किसी स्टेशन पर एक मुसाफिर संदूक में बहुत सारा सामान लेकर गाड़ी में चढ़ता है। उसके पीछे उसकी औरत बैठी भी है। संदूक चढ़ा देता है तथा औरत बेटी भी चढ़ जाती है, परंतु कुछ सामान ऊपर नहीं चढ़ पाया है। भीतर बैठा सरदार चिल्लाता है, इस डब्बे में जगह नहीं है, उतर जा। तभी ऊपर बैठा पठान आदमी को लात मारता है जो उसकी औरत के कलेजे पर लगती है। बुढ़िया चिल्ला उठती है, अरे चुप रहो, उसे आ जाने दो, क्यों रोक रहे हो। तभी स्टेशन आ जाता है। पठान कुछ कहे इससे पहले ही बाबू उतरकर कहीं से लोहे की एक छड़ लाकर सीट के नीचे छिपा देता है, क्योंकि बगल के शहर में आग लग चुकी है जिसका धुआं स्टेशन से ही दिखाई पड़ता है। अगले स्टेशन पर कोई मुसलमान गटरी लेकर चढ़ता है और चढ़ते समय या अली बोलता है। उसकी बीवी भी उसके साथ चढ़ने के लिए दौड़ती है। तभी बाबू उसके सिर पर लोहे की छड़ से वार करता है। खून उसके सिर से दोनों कानों से निकलकर चेहरे पर गिरता है। कुछ देर तक तो उसके हाथ दरवाजे के डाले के पकड़े रहते हैं, फिर डंडे से छूटकर वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ता है। उसकी बीवी उसके पास ही ठहर जाती है। सरदार कहता है, बाबू तुम देखने में तो कमज़ोर लगते हो, पर तुम्हारे डर से पठान भाग गए और तुमने उस आदमी का सिर एक ही बार में फोड़ डाला। तभी पठानों के कुछ साथी बाहर दिखाई पड़ते हैं और इस डिब्बे में बैठे पठान उनसे जाकर मिल जाते हैं। बाबू उन्हें माँ की गाली देता है, पर पठान चुपचाप बिना कुछ कहे उतरकर दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। अमृतसर आ गया था। इस प्रकार कहानी विभाजन की मानसिकता और उससे उत्पन्न जुनून को दिखाया गया है। यह एक सार्थक कहानी है। अगला है चीफ की दावत, जो भीष्म साहनी की कहानी है। आज श्यामनाथ के घर ऑफिस की चीफ आने वाली है और नए पर्दे, कवर, बैठक और सब रख दिए गए हैं। घर का पुराना सामान बेड, अलमारी के पीछे छिपा दिया गया था। समस्या तब आई जब बीवी ने कहा, माँ का क्या करेंगे। माँ वृद्धा है और सोते समय खर्राटे लेती है। उनकी कोठरी उस बरामदे में है जिसमें डाइनिंग टेबल पर डिनर का इंतज़ाम श्यामनाथ ने किया था। बीबी ने राय दी कि माँ को उनकी सहेली के घर भेज दिया जाए, पर श्यामनाथ इसके लिए तैयार न हुए, क्योंकि उनकी सहेली बुढ़िया का बड़ी मुश्किल से आना बंद किया था। अब वह इस बहाने फिर आने लगेगी। माँ को एक साफ धोती पहनाकर कोठरी के सामने कुर्सी पर बैठा दिया। साहब जब डिनर करने आए तब माँ सो चुकी थी और कुर्सी पर उनके खर्राटे सुनाई दे रहे थे। अब तो श्यामनाथ को साहब से परिचय करना ही पड़ा। साहब ने माँ से हाथ मिलाया और कहा, बेचारी पुअर ओल्ड लेडी। साहब माँ से मिलकर प्रसन्न था। माँ ने उसे फुलकारी काटने का वादा भी कर दिया। यद्यपि आंखों से कम दिखाई देता है, माँ नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बेटे की तरक्की रुक जाए।
बेटे की तरक्की के लिए वे फुलवारी काटने का कष्ट भी उठा लेंगी। संतान भले ही माँ बाप का ध्यान न रखे, माँ बाप सदैव संतान के हित कामना करती है। यही इस कहानी में बताया गया है। श्यामनाथ तो माँ को एक फालतू सामान मात्र समझते थे, पर माँ उनकी उन्नति के लिए कम दिखाई देने पर भी साहब के लिए फुलकारी काटने को तैयार हो जाती है। अगली कहानी है हरिशंकर परसाई की इंस्पेक्टर मादादीन चांद पर। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रमुख व्यंग्य लेखक हैं। विसंगतियों को व्यंग्य लेखन के माध्यम से उजागर करना व्यंग्य लेखक का प्रमुख उद्देश्य है। इस कहानी में भारतीय पुलिस के दोषों को व्यंग्य के माध्यम से उजागर किया है। चांद पर रहने वाले मनुष्यों को पुलिस ट्रेनिंग देने के लिए मादादीन को भेज दिया जाता है। वे चांद पर पृथ्वी से एक सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत गए हैं, जिससे चांद की पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त कर सके। पुलिस की झूठी गवाही लिखना, भले लोगों को पुलिस द्वारा फंसा देना, सहायता करने के बजाय धन ऐंठना, सभी बुराइयां पुलिस में रहती है। इंस्पेक्टर मादादीन ने चांद की पुलिस को यह सब सिखा दिया है, जिससे घबराकर चांद की सरकार ने मादादीन को वापस भेजने में ही कुशल समझी। यही इस कहानी का सार तत्व है। अगला है ज्ञान रंजन की कहानी पिता। इसमें पुरानी पीढ़ी एवं नई पीढ़ी के बीच अंतराल प्रस्तुत किया है। पिता बच्चों द्वारा जुटाई गई सुविधाओं का उपयोग नहीं करना चाहते। लड़कों को यह बुरा लगता है। वे पिता से बार बार अनुरोध करते हैं कि भीतर कमरे में सोए, जहां सब लोग पंखे की हवा में सो रहे हैं, पर पिताजी भरी गर्मी में बाहर घाट पर लेटे हुए हैं, हाथ का पंगा ढुला रहे हैं। पिता की यह जिद बच्चों को अच्छी नहीं लगती। उनका एक लड़का से पिता की बहुत चिंता है, सो नहीं पाता। पिता रात भर खाट पर करवटें बदलते रहते हैं, कभी बिस्तर लपेटकर सिरहाने रख देते हैं। सुबह होने पर उन्हें नींद आती है। हद तो तब हो गई जब उनका बड़ा लड़का, जो वायु सेना में कैप्टन पद पर थे, उन्हें रुपये भेजता है। जब वह छुट्टी पर आता है तो पिता 1200 रुपये की पोस्ट ऑफिस की पासबुक उसे पकड़ा देते हैं। उन्होंने उन पैसों का घर खर्च में उपयोग न कर पैसे जमा कर दिए थे, इसी लड़के के नाम से। लड़के को बुरा लगता है, लेकिन एक साथ इतने पैसे मिल जाने से अच्छा भी लगता है। उसने बहन के लिए अब तक जो कुछ किया था कि इस कार्य ने उस पर पानी फेर दिया था। नंदू वे खिलाड़ी है, अदा उसी खिलाड़ी भावना से उन्होंने इन सब को ग्रहण किया। पिता को अब घर के सब लोग ज़िद्दी मानने लगे हैं। वे अपनी मान्यताओं से डिग नहीं सकते। पिछले 35 वर्षों से वे गीता रामायण ही पढ़ रहे हैं। पीढ़ीगत अंतराल इस कहानी की मूल संवेदना है। पुरानी पीढ़ी अपनी मान्यताओं से डिग नहीं रही, जबकि नई पीढ़ी उन्हें अपनी सोच में डालना चाहती है। यही संघर्ष इस कहानी में बखूबी चित्रित किया गया है। अगली कहानी है राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया की कहानी लेखक की दादी सुनाती थी। एक राजा थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। रानी ने मंत्री के साथ संबंध बनाकर पुत्र प्राप्त कर लिया, किंतु जब रानी से सच प्रमाणित करने के लिए कहा गया तो देवी शक्तियों ने उसकी सहायता की और इस प्रकार रानी की इज्जत को कोई खतरा न रहा। दूसरी कहानी जो समानांतर रूप से इसके साथ चलती है, चंदा और उसके पति की है, जिसकी कोई औलाद न थी। चाची ताना देती है कि ये तो राजा निर्वंशिया है। चंदा का पति जगपति एक दुर्घटना में घायल हो जाता है। अतः जैसे अस्पताल जाना पड़ता है, वहाँ कंपाउंडर चंदा की सुंदरता पर रिझकर उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। उसका पति जगपति जब कंपाउंडर से रुपया उधार ले लेता है और उसे घर बुलाकर उसकी आवभगत कराता है, तो चंदा उससे संबंध बना लेती है और सोचती है कि
इसमें उसकी पति की मूक सहमति है। जगपति की मृत्यु हो जाने पर वह एक कागज़ पर लिखता है कि मायके से चंदा के आने की प्रतीक्षा की जाए तथा उसके पुत्र से ही उसकी चिता को आग लगवाई जाए। यानी चंदा के पुत्र को अपना पुत्र स्वीकार कर लेता है। निष्कर्ष ये है कि पुरानी ज़माने में रानी राजा की सहायता देवी शक्तियाँ करती है, पर अब भले ही देवी शक्तियाँ जगपति चंबा की सहायता ना करे, किंतु परिस्थितियों ने चंदा की सहायता की और उसके पुत्र को जगपति ने अपना पुत्र स्वीकार करने में विवश हो गया। अगला है निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे। ये बहुत लंबी कहानी है। निर्मल वर्मा को प्रायः स्मृति का कहानीकार माना गया है। 1956 में परिंदे कहानी का प्रकाशन हुआ है। इसी नाम से एक कहानी संग्रह भी है जिसमें कुल 7 कहानियां हैं। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र है लतिका। ये कहानी की नायिका या केंद्र बिंदु कहे जा सकते हैं। दूसरा है करीमुद्दीन। वो हॉस्टल का एक नौकर है, मिलिट्री में अर्दली रह चुका था। डॉक्टर मुखर्जी आधे बर्मी थे। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक है, पियानो बहुत मन से बजाते हैं और लतिका से प्रेम करता है। भावुक याचना से भरा हुआ एक प्रेम पत्र भी लिखा था। गिरीश नेगी कुमायून रेजिमेंट में कैप्टन था जिससे लतिका प्रेम करती थी, एक युद्ध में मर जाता है। और एक हॉस्टल की लड़की है जूही जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग जाता है। कहानी में आधुनिक मानव नियति को पकड़ने की कोशिश की गई है, जहाँ सभी मनुष्य किसी न किसी के लिए प्रतीक्षित है। कहानी की नायिका लतिका इस कहानी का केंद्र बिंदु है। वह एक पहाड़ी स्कूल में वार्डन और वह कुमायून के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका भी है। मिस्टर ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड आदि उसके साथ उस स्कूल में शिक्षक है। कहानी में उस समय का जिक्र है जब सर्दी की छुट्टियां होने वाली थी और हॉस्टल खाली होने का समय आ गया है। पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका हॉस्टल में ही रह रही है और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी में भी यही रहते हैं। लतिका कॉन्वेंट के स्कूल हॉस्टल के रंगीन वातावरण में अकेलेपन से जूझ रही है। कुछ साल पहले उसके जीवन में ऐसी घटना हुई है जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं सकती। कुमायून रेजिमेंट सेंटर के कैप्टन गिरीश नेगी से लतिका प्रेम करती थी। युद्ध के कारण उन्हें कश्मीर जाना पड़ा और वही गिरीश नेगी की मौत हो जाती है, पर अब भी लतिका उसे भूल नहीं पाती। वह भीतर गिरीश के साथ गुजारे दिनों की स्मृतियों को याद करती रहती है। मिस्टर ह्यूबर्ट ने एक बार लतिका को प्रेम पत्र लिखा था। लतिका को उनके इस बचकाना हरकत पर हंसी थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। ह्यूबर्ट के पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया था। लतिका को लगा था कि वह अभी इतनी उम्र वाली नहीं हो गई कि उसके लिए कोई प्रेम पत्र भी ना लिखे, लेकिन फिर भी उसे नहीं लगता कि उसे वैसी ही अनुभूति अब किसी के लिए हो जाएगी जो पहले उसे गिरीश के साथ हुआ था। लतिका अपने बीते दिनों की दुखद घड़ियों को भूलना चाहती है, लेकिन वो भूल नहीं पाती। लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीन लिए जा रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी परिंदे का सर्वाधिक जीवंत पात्र है, लेकिन मानव नियति के वे भी शिकार है। ह्यूबर्ट अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ लतिका को प्रेम करता है। लतिका के अचेतन मन में भी ह्यूबर्ट के प्रति सहानुभूति और आकर्षण है। कहानी में यह तथ्य बाहर भी आता है। ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हो मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है,
अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से धमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। कहानी में अपने परिवार से छूटा हुआ डॉक्टर भी अकेला है। वह कहानी के प्रेमी चरित्रों के बीच हल्का हल्का संबंध सूत्र बनकर ही मूल संवेदना के साथ जुड़ता है। परिंदे टूटे हुए प्रेम का प्रतीक है। मिस वुड प्रिंसिपल है। अक्सर छुट्टियों में इनका रूम खाली रहता है। लतिका कभी कभी खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी, क्योंकि मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। लतिका स्कूल की एक लड़की का प्रेम पत्र पकड़ लेते हैं और उसे डांटने लगते हैं। फिर उसे खुद एहसास होता है कि उसने गलत किया और वो उसका प्रेम पत्र जूली के तकिए के नीचे रख देती हैं। जूली हॉस्टल की लड़की है जो किसी फौजी से प्रेम करती है। यही इस कहानी का सारांश है और यहाँ इसमें अजनबीपन, अकेलापन का चित्रण हुआ है।